नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं केमिस्ट्री में पदार्थ की अवस्था संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे है जिनमें से कई सारे प्रश्न पूर्व के एग्जाम्स में आए हुए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके आने की हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, तो आपका बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ किस रूप में पाया जाता है। ठीक है, मतलब प्लाज्मा अवस्था होती है पदार्थ की चौथी अवस्था, तो इस अवस्था के अंदर पदार्थ किस रूप में पाया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए है गैसीय अवस्था में, ऑप्शन बी है तरल अवस्था में, ऑप्शन सी है आयनीकृत गैस के रूप में और ऑप्शन डी है इनमें से किसी भी अवस्था में नहीं। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस, इन तीन अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था, और इस प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ है वो आयनीकृत गैस के रूप में होता है। किस रूप में होता है? आयनीकृत गैस के रूप में होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अवस्था में पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है गैस और ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो दोस्तों, घनत्व क्या होता है? इस सरल शब्दों में आप समझो तो घनत्व का मतलब ये होता है कि कणों का पास पास में होना। जिस पदार्थ की अवस्था में कण जितने पास पास में होते हैं उस अवस्था में पदार्थ का घनत्व है वो उतना ही अधिक होता है। ठीक है, जब हमने क्लास में पढ़ा था, ठीक है, तो उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि ठोस अवस्था में पदार्थ के कण है वो पास पास में होते हैं, अत्यधिक पास पास में होता है, जबकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण है वो ठोस द्रव की तुलना में अधिक दूर दूर होते हैं। इसलिए ठोस में कण पास पास में होने के कारण ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सर्वाधिक घनत्व पूछे तो ठोस का और सबसे कम घनत्व पूछे तो गैस का और द्रव का घनत्व इन दोनों के बीच का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं की बात करें तो तीन ही भौतिक अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है ठोस अवस्था, एक होती है द्रव अवस्था और एक होती है गैसीय अवस्था। ठीक है, तो भौतिक अवस्थाएं तीन ही हैं, बाकी इसके अतिरिक्त प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था, ये दो और अवस्थाएं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस पाई जाती है। ठीक है, तो आजकल बल्ब के स्थान पर अपन फ्लोरेसेंट ट्यूब है या जिनको अपन साधारण भाषा में कहता है ट्यूबलाइट, तो आजकल इन ट्यूबलाइटों का उपयोग करता है अपन घरों में। ठीक है, तो इनमें पहले जो बल्ब आते थे उनमें एक फिलामेंट लगा हुआ होता था जो टंगस्टन का बना हुआ होता था, पर आजकल बिना टंगस्टन वाली गैसों वाली ये ट्यूबलाइट आती है। तो कह रहा है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए है हीलियम गैस, ऑप्शन बी है नियॉन गैस, ऑप्शन सी है आर्गन गैस और ऑप्शन डी में है ए एवं बी दोनों, सॉरी ए एवं सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसमें आपके हीलियम गैस भी हो सकती है या ऑर्गन गैस भी हो सकती है या अन्य और भी कोई गैस है वो हो सकती है। इसलिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों, है ना। मतलब हीलियम, ऑर्गन और इसके अतिरिक्त और भी कोई गैस हो सकती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस में संपीड्यता का गुण सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है गैस और ऑप्शन डी में है प्लाज्मा। तो पहली बात तो यह है कि संपीड्यता का मतलब क्या होता है। संपीड्यता का मतलब होता है दबाना, ठीक है, कंप्रेस करना, है ना, दबा सकते हैं अपन। तो किसको दबा सकते हैं? जिसमें कणों के बीच में क्या हो, कुछ रिक्त स्थान हो। रिक्त स्थान हो तो हम दबाएंगे उस पदार्थ को तो वो कण है वो रिक्त स्थानों में चले जाएंगे। अब हमने जब क्लास में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ठोस अवस्था में कण इतने पास पास में होता है कि इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम पाया जाता है। द्रव अवस्था में कण है वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, इसलिए थोड़ा सा उनमें गैप होता है। ठीक है, इसके अलावा गैसीय अवस्था में कण है
वो सर्वाधिक दूरी पर होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है उनके बीच में, इसलिए गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, या यूँ कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो संपीड़ितता का गुण है वो गैसों में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्रव अवस्था की विशेषता है। ठीक है, मतलब द्रव अवस्था की कौन सी विशेषता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से 3 में द्रव अवस्था की विशेषता नहीं है, मतलब 3 गलत है और 1 सही है। तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है आकृति एवं आयतन दोनों ही निश्चित। अगला, आकृति एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित। सी ऑप्शन, आकृति निश्चित परंतु आयतन अनिश्चित। और डी ऑप्शन में है आकृति अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित। तो ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों से संबंधित हमने जब इनके गुणों के बारे में पढ़ा था क्लास में, तो वहाँ पर हमने बताया था कि ठोस अवस्था में आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, द्रव अवस्था में आकार, या जो इसको अपन कह सकते हैं आकृति होती है वो अनिश्चित रहेगी, परंतु आयतन है वो निश्चित रहेगा। ठीक है, और गैसीय अवस्था में न आकार आकृति निश्चित होती है और न ही उसका आयतन निश्चित होता है। तो द्रव अवस्था में पदार्थ की आकृति अनिश्चित होती है, परंतु उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना है, और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके उन सब क्लासों को, जो रिकॉर्डेड क्लास है, उन सब क्लासों को एक बार आपको देख लेना है। पदार्थ से संबंधित, परमाणु से संबंधित, अणु से संबंधित आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं अपन अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ कितने मूल तत्वों से मिलकर बना होता है। तो इसमें अपने को बताना है भारतीय दार्शनिकता जो है, या यूं कह सकते हैं कि भारतीय ऋषि मुनियों ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ माना है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय दार्शनिकों ने बताया कि सभी पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। कितने, 5 तत्वों से, 5 मूल तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। ये 5 मूल तत्व कौन कौन से होते हैं? एक होती है अपने वायु, एक होता है जल, एक होती है अग्नि, एक होती है पृथ्वी और एक है आकाश। तो ये 5 तत्व है जिनसे प्रकृति के सभी पदार्थ, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो इन्हीं में से बने होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, नियॉन बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, या नियॉन बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन ए है हीलियम गैस, ऑप्शन बी है नियॉन गैस, ऑप्शन सी में है ऑर्गन गैस और डी में है ए एवं सी दोनों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो अपने फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में आपके हीलियम, ऑर्गन या कोई अन्य गैस है वो भरी रहती है। ठीक है, और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है तो वो प्लाज्मा अवस्था में चेंज हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और वो चमकने लगती है। यहाँ पर पूछा जा रहा है नियॉन बल्ब में, तो नियॉन बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो ध्यान रखना, नियॉन बल्ब में नियॉन गैस ही होती है। कौन सी गैस होती है? नियॉन गैस होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति, ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी शून्य हो जाती है और ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहती है। तो दोस्तों हमने तापमान परिवर्तन का पढ़ा था कि पदार्थ की अवस्था पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अपन जैसे जैसे किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे कण है वो ऊर्जा ग्रहण करेंगे और ऊर्जा ग्रहण करके उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए उनकी गति भी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति है वो बढ़ती है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? मतलब दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ है, उनको अपन पास में रख देंगे तो वो स्वतः मिल जाएंगे। स्वतः मिलने की ये जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है विसरण,
बी में है परासरण, सी में है प्रकीर्णन और डी में है मिश्र धातु। ठीक है, तो दो पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर विसरण की दर हो जाती है। मतलब गर्म करने पर विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए में है तेज हो जाती है, ऑप्शन बी में है धीमी हो जाती है, ऑप्शन सी में है पहले कम बाद में तेज हो जाती है, ऑप्शन डी में है पहले तेज बाद में कम। ठीक है, तो गर्म करने पर क्या होगा, पदार्थ है वो ऊष्मा ग्रहण करेंगे। ऊष्मा ग्रहण करेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वो बढ़ जाती है। और उसके बढ़ने से जो विसरण की दर है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि कण जल्दी जल्दी फैलेंगे ना, गति होगी तो कणों की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। जब उसको गर्म करेंगे तो स्पीड बढ़ने के कारण है वो जल्दी से विसरित हो जाएगा, है ना, फैल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए गर्म करने पर विसरण की दर हमेशा ही तेज होती है। क्या होती है? तेज होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्य का गुण नहीं है? मतलब इन चार गुणों में से कौन सा एक गुण है वो द्रव अवस्था का नहीं है? तो पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, इनकी संपीड्यता बहुत अधिक होती है। नहीं, संपीड्यता सर्वाधिक तो हमने अभी प्रश्न भी देखा था कि गैसों की संपीड्यता वो सर्वाधिक होती है, तो ये आपके द्रव का गुण नहीं है। अगला है आगे ऑप्शन बी है, इनके कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। बिल्कुल हाँ, हालांकि गैस की तुलना में तो स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ठोस की तुलना में अधिक स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, इसलिए वो लिक्विड अवस्था में होते हैं। अगला सी है, इनका आयतन निश्चित होता है। बिल्कुल सही है। जो द्रव अवस्था में जब पदार्थ होता है तो उसका जो आयतन है वो निश्चित ही होता है। अगला है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। बिल्कुल, द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार है वो निश्चित नहीं होता है, केवल आयतन ही निश्चित होता है। तो कथन बी, कथन सी और कथन डी, तीनों कथन है वो द्रव के गुणों के बारे में सही है, सटीक है। लेकिन जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि इनकी संपीड्यता बहुत अधिक होती है, तो ये गैसों के लिए कथन है, इसलिए ये है वो गलत हो जाएगा द्रव के लिए। तो ये द्रव का गलत गुण है, ठीक है, या द्रव का गुण नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बर्फ एवं जल में से किसकी ऊर्जा अधिक होगी? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है बर्फ, ऑप्शन सी है दोनों के बराबर और ऑप्शन सी है कुछ नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अवस्था परिवर्तन जब भी होता है तो दोनों अवस्थाओं का जो तापमान है वो स्थिर रहता है ना। तापमान क्या रहता है? स्थिर रहता है। जैसे कि यहाँ बर्फ को अपन जल में बदलेंगे और उस तो क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। गर्म करेंगे तो तापमान स्थिर रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, तापमान बढ़ता नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा दी गई ऊष्मा है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में होती है और बर्फ के कणों के मध्य उस बंध को तोड़ने में खर्च हो जाती है। तो इसलिए जो जल है, बर्फ की तुलना में जो जल है उसमें वो गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त रूप से होगी, है ना, एक्स्ट्रा ऊर्जा होगी। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए जल। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक होता है। ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 98.6 फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी है 273 केल्विन। तो दोस्तों ध्यान रखना, जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और क्वथनांक किसको कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं द्रव अवस्था का गैसीय अवस्था में बदलना। तो जिस तापमान पर वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलती है उस तापमान को ही उस द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। तो जो जल है, जल आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैसीय अवस्था में या भाप में बदल जाएगा, इसलिए जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, पदार्थ की फोर्थ अवस्था का क्या नाम है? ठीक है,
तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हमें पता है, तीन भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। और फोर्थ अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है संतृप्त अवस्था, ऑप्शन बी है असंतृप्त अवस्था, ऑप्शन सी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था और ऑप्शन डी है प्लाज्मा अवस्था। तो दोस्तों पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं जिनको अपन भौतिक अवस्थाएं कहते हैं, और वो होती है ठोस, द्रव और गैस। इसके अतिरिक्त पदार्थ की दो और अवस्थाएं भी बताई है वैज्ञानिकों ने। चौथी अवस्था है वो है आपके प्लाज्मा अवस्था, और पांचवी अवस्था है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा अवस्था। अगला प्रश्न है, किसी अधिक आयतन वाली गैस को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है, यह गैस के किस गुण के कारण संभव है? तो मान लेते हैं कि एक 5 लीटर आयतन का आपके पास में एक सिलेंडर है और आपके पास में 10 लीटर आयतन वाली गैस है, ठीक है। तो अब आप उसको इस सिलेंडर में कैसे रख सकते हो? तो ये कौन से गुण के कारण संभव है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए है संपीड्यता के गुण के कारण, ऑप्शन बी है विसरण के गुण के कारण, ऑप्शन सी है इनका आकार अनिश्चित होता है इसलिए, ऑप्शन डी है इनका आयतन अनिश्चित होता है, ठीक है। तो दोस्तों अपन क्या कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कंप्रेस करके उसको 5 लीटर के बराबर में ला सकते हैं, द्रव अवस्था में बदल सकते हैं उसको, है ना, लिक्विड अवस्था में बदलकर सिलेंडरों में भर सकते हैं, जैसे कि एलपीजी और सीएनजी को भरा जाता है। तो ये किस गुण के कारण होता है? ये होता है उनकी संपीड्यता के कारण। किसके कारण? संपीड्यता के कारण उनको अपन कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं और उसके आयतन को घटा सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संपीड्यता के गुण के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन ए है वाष्पन, ऑप्शन बी है संघलन, ऑप्शन सी है हिमनन और ऑप्शन डी है उत्सर्जन। तो ठोस से अवस्था परिवर्तन, है ना, अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन को एक डायग्राम के द्वारा मैंने बताया था आपको। वाष्पन है, संघलन है, संघनन है, हिमनन है, ऊर्ध्वपातन है, ठीक है। तो वो क्लास आपने नहीं देखी है तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके आप वो क्लास देख सकते हैं, ठीक है। उनमें सभी अवस्था परिवर्तनों को परिभाषित किया गया है, उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में वाष्पन है, नहीं कहते हैं, वो तो द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया है। संघलन है, संघलन होती है ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया, बिल्कुल हाँ, ये है राइट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघलन, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो सी में दिया हुआ हिमनन, हिमनन का मतलब होता है द्रव को किस में बदलना? ठोस में बदलना, ठीक है। द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया हिमनन होती है। और डी में है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन तो एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है, उत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह इसका कहलाता है। तो जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है ना, मतलब गलना, है ना, गलना, गलकर। जैसे नॉर्मल उदाहरण मैंने आपको उस क्लास में भी बताया था कि बर्फ है, ठोस अवस्था में है, अब वो गलकर द्रव अवस्था में आ जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? उस ताप को, जिस तापमान पर वो ठोस से पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाएगा वो उसका कहलाएगा गलनांक। क्या कहलाएगा? गलनांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अवस्था परिवर्तन के दौरान कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहती है? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन सी तापमान और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान मैंने बताया था कि जो हमारे द्वारा दी गई ऊष्मा है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में चली जाती है, इसलिए तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप बर्फ है, बर्फ को गर्म करोगे और द्रव अवस्था में बदलोगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ही ये पूरी प्रक्रिया होगी, उसका तापमान बढ़ेगा नहीं, ठीक है। इसी प्रकार जो द्रव है, पानी है मान लो, तो पानी को आप भाप में बदलोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो भाप में बदल जाएगी, है ना। तो उस समय उसका जो ताप है वो स्थिर रहता है, ठीक है। इसलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान हमेशा ही तापमान स्थिर रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आयतन और आकार ये तो बदलते रहते हैं, ये तो बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ का गलनांक होता है
ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 98.6 फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी है -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अब यदि आपको क्लास ये अच्छी लगी है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है, तो अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।